नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे चुनाव के उस दौर की जो समापन की तरफ है। दरअसल मतदान के बाद एक लंबा समय था, तब लोगों ने अटकलबाजी का दौर चलाया, अनुमान लगाए और कुछ तो गप्पे भी चली। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। हम ये भी कहें कि भविष्यवाणी भी बहुत हुई, ज्योतिषियों की भी खूब चली और एग्जिट पोल की तैयारी करने वालों को भी तैयारी का खूब मौका मिला। आज हम इसलिए इस पर बात करेंगे कि एग्जिट की पोलम पोल या एग्जिट में कितना झोल। दरअसल दावे बहुत सारे होते हैं और ये बता दें आपको कि एग्जिट पोल एक तरह से हांडी के चावल की तरह होता है। रैंडम सर्वे, रैंडम सैंपल सर्वे से कई बार वो सही साबित होता है, कई बार गलत। हमने कई दफ़ा ऐसा देखा कि एग्जिट पोल कई बार बहुत बार औंधे मुँह गिरे, बिल्कुल गलत साबित हुए। तो इसलिए इस पर पूरा भरोसा करना ठीक नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये होम्योपैथी की दवा की तरह है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। कई बार बहुत सटीक बैठते हैं और कई दफ़ा ये एकदम से उलट भी हो जाते हैं। इस बारे में मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा कि एग्जिट पोल की अगर बात करें तो देश में या दुनिया में सट्टे बाज़ार का एक काम होता है। सट्टा बाज़ार कई बार एग्जिट पोल से भी ज़्यादा एक्यूरेट निकलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तीर में तुक्के हैं, या कोई साइंटिफिक चीज़ भी होती है जिस हिसाब से वो सर्वे करते हैं। उसमें बहुत सारे उनके सवाल होते हैं, जवाब होते हैं। लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे कि अब ये अटकलबाजियों का दौर 2 दिन तक और चलेगा और उसके बाद ईवीएम मशीन सच उगलना शुरू कर देगी। जो पार्टी जीतेगी उसकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो हारेगी उसके लिए ईवीएम पर आरोप लगाने का मौका साफ रहेगा, रास्ता साफ रहेगा कि वो ईवीएम पर भी आरोप लगा दे। क्योंकि इस बार ये बहुत कुछ होने वाला है। पार्टियां हारेंगी तो बहुत आराम से हार मानने वाली नहीं है। ये भी संभव है कि इसके लिए आंदोलनों की बात भी हो, धरने प्रदर्शन की बात भी हो, क्योंकि कई जगह तो लोग ये मानकर बैठे कि वो जीत ही गए हैं, सरकार बननी है। ऐसे में अगर सरकार नहीं बनेगी तो लगेगा जैसे किसी ने मुंह में आए हुआ निवाला छीन लिया। तो ईवीएम का भी मामला रहेगा और एग्जिट पोल पर कितनी झोल, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में है सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी, और मध्य प्रदेश के बहुत युवा तुर्क पत्रकारों में शामिल गौरव चतुर्वेदी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ। जयश्री जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है एग्जिट पोल, कई बार इस पर बहुत तरह के आरोप लगे हैं। हम नहीं कहते कि कोई एग्जिट पोल करने वाले का अपना कोई एजेंडा होगा, कोई गणित होगा, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि एग्जिट पोल कुछ और होते हैं और नतीजे बिल्कुल उसके उलट होते हैं। तब लोग संदेह करते हैं, शंका करते हैं और सवाल भी होते हैं। आपकी राय, ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, आज शाम से इसी पर चर्चा हो रही है पूरे देश में, और मध्य प्रदेश के लोगों की निगाहें तो मैं समझता हूँ कि टेलीविज़न से हट नहीं रही हैं। 3 तारीख तो बाद में आएगी, लोग अभी से सब कुछ तय कर रहे हैं। आपकी राय, इन एग्जिट पोल में कितना झोल आपको लगता है? राघवेंद्र जी, आप भी, जयश्री जी भी, और आपके हमारे कई अन्य मीडिया साथी, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके वर्कर, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सभी लोग चुनाव के मतदान के बाद लगातार परिणाम का रुझान जानने के लिए आम जनता से बात कर रहे थे। जी। आज सुबह तक की भी स्थिति आपको बहुत बेहतर तरीके से मालूम है कि मतदाता इस बार बहुत ही खामोश रहा और उसने ये भी बताने की कोशिश नहीं की कि हम वोट किसे दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा आपका सभी का आकलन यही रहा कि लगभग सरकार बनाने की मैजिक फिगर से 4-5 सीटों का अंतर रहेगा दोनों पार्टियों के बीच में। अब ऐसी परिस्थिति में जो एग्जिट पोल के परिणाम आए हैं, उससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने गलत काम किया है या एग्जिट पोल जिन एजेंसियों के माध्यम से कराया गया था उन्होंने कोई गलत काम किया है या गलत तरीके से सर्वे किया। तो अभी यह कहना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि ये एग्जिट पोल सही है या गलत है। हो सकता है कि आप और हम गलत साबित हो जाएं इस जगह पर जब चुनाव परिणाम सामने आए। हाल फिलहाल की स्थिति में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि दिल को बहलाने गाले भी ये ख्याल अच्छा है। अब दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसका आकलन करें और इसका आम जनता को मंतव्य समझाएं। दरअसल गौरव जी,
हर एक के लिए एग्जिट पोल वालों ने एक एक चीज़ तय कर दी है। कोई भी पार्टी दुखी नहीं होगी। पार्टियां अपने हिसाब से एग्जिट पोल जिसमें वो जीत रही हैं उसको संभाल कर रख लें, कार्यकर्ताओं को बताएं और चुनाव तक उसको छाती से चिपका रहे ताकि उनको ठीक से नींद आए और दिल की धड़कनें तेज ना हो। तो एग्जिट पोल वैसे बड़ी सुविधा वाला है, लेकिन इस एग्जिट पोल की सच्चाई या पोल जो है वो 3 तारीख को खुल जाएगी। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबी उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन 2 छोटे छोटे से उदाहरण हमारे पास हैं। 2004 में जब इंडिया शानी का नारा भाजपा ने दिया था, एनडीए ने दिया था, उस समय ये कहा गया था कि एनडीए को 240 सीटें मिलने वाली हैं और सबको पता है कि उस समय एनडीए 187 सीट पर सिमट गया था और यूपीए को बहुमत मिला था। ये एक उदाहरण है राष्ट्रीय स्तर के चुनाव का। लोकसभा की हम बात करें, अब विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। एक उदाहरण के लिए ये हांडी में चावल की तरह है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2017 में भी एग्जिट पोल बहुत ज़बरदस्त हुए थे और तब कहा गया था कि बीजेपी को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, यानी बहुमत तो नहीं मिलेगा लेकिन बहुमत के निकट वो पहुंच जाएगी। ये दावा 2017 में यूपी इलेक्शन को लेकर किया गया था और नतीजा ये हुआ कि उस समय बीजेपी को सीटें मिली 325। तो आप देखिए 200 सीट का अनुमान था एग्जिट पोल में और सीटें आई 325, यानी 125 सीट का फर्क। ये छोटा मोटा अंतर नहीं है। 2, 4, 10 का अपन अंतर समझ सकते हैं। 10% का भी अंतर आप मान लो कि 200 का है तो 220 आ गई, 225 आ गई या 190 आ गई। लेकिन ये जो पोल की झोल है, इस पर हर पार्टी जिसके खिलाफ ये एग्जिट पोल जाता है वो कहते हैं कि ये सच नहीं होता है। आप धीरज रखिए चुनाव मतदान तक का, वो मतगणना तक का। तो सारी पार्टियां, कांग्रेस जहां हार रही है वहां वो ये कहेगी कि आप 3 तक का इंतजार करिए और जहां बीजेपी हार रही है वहां वो ये कहेगी कि आप 3 तारीख तक का इंतजार करिए। और अगर ये सच होते हैं तो आप मान लीजिए जिस पार्टी को बहुत उम्मीद है वो ईवीएम को निशाने पर जरूर लेगी। इसलिए सब कुछ तो ठीक रहेगा लेकिन ईवीएम की खैर नहीं रहेगी। ये अनुमान हमको आज लग रहा है। ये हमारा अपना एग्जिट पोल है कि अगर कोई पार्टी हारती है तो ईवीएम को जरूर टारगेट करेगी, ये ऐसा लगता है। जयश्री जी, आपका इसमें क्या ख्याल है? क्योंकि एग्जिट पोल पर सबकी निगाहें रहती है और अगर ये सच है तो लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सच नहीं होता तो 3-4 दिन तक इससे लोग खेलते रहेंगे, मनोरंजन करते रहेंगे और फिर ये पोल की झोल भी निकलती रहेगी। आपकी राय? जी देखिएगा कि जो हालात हैं फिलहाल राजनीतिक तौर पर हम बात करते हैं तो जो एजेंसियां हैं वो क्या काम कर रही है, किस तरह का उनका उनका अपना एक सिस्टम है या मैनेजमेंट है जी, और वो कहाँ तक पहुंच पा रही है, क्योंकि इतने सारे ट्रेंड्स काम कर रहे हैं चुनाव के दौरान। एक रूरल एरिया है पूरी तरह से, एक अर्बन एरिया है और बहुत ज़्यादा ह्यूज डिवाइड है अर्बन और रूरल के बीच में। और जैसे कि गौरव जी ने भी कहा कि वोटर जो है वो बहुत साइलेंट है कुल मिलाकर। और अगर हम बात करें रूरल एरिया की भी तो वो वोटर भी अपनी बात अब नहीं कहता है। तो इस बीच में ये तमाम जो कवायद है या एक दस्तूर जो है वो निभाना होगा इस शैली में जो ये सारी तमाम एजेंसियां काम कर रही है, या जिस तरह से पोस्ट पोल, प्री पोल जो उसके बाद के हमें जो ट्रेंड्स बता रही है। तो बहुत कुछ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक भी एजेंसी जो भी है अगर 3 तारीख के बाद में जिसका फैसला होता है वो यही कहेगी कि हम इसके साथ सही थे, क्योंकि 2 इसके फेवर में है, 2 उसके खिलाफ हैं। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बहुत असमंजसता और कंफ्यूजन का माहौल है चुनाव में, खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए। बाकी ट्रेंड तो बहुत साफ साफ थे। जो दूसरे मीडिया हाउसेज भी, जो रिपोर्टर्स थे वो भी, जो जर्नलिस्ट थे वो भी उस चीज़ को समझ रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन हुआ है और वो अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन रिजल्ट जो एक असेसमेंट है उसी का ये परिणाम है कि एजेंसियां भी एक तरफा कोई अपना ओपिनियन दे नहीं पाएगी और हमें कई तरह के ओपिनियंस, अलग अलग टाइप के ओपिनियंस इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब हमें फाइनली 3 पर ही इंतजार करना पड़ेगा। और एक बार फिर ये जो विश्वसनीयता है या जो काम का तरीका है, मुझे लगता है ये चुनाव के बाद में इन तमाम एजेंसियों को भी देखना पड़ेगा कि वो अपनी विश्वसनीयता कैसे बरकरार रख पाएंगी। इसका भी उन्हें चिंता करनी होगी, क्योंकि एक बहुत बड़े क्रेडिटेबल मीडिया हाउसेस को बिलोंग करते हैं ये तमाम लोग। तो मुझे लग रहा है कि इनके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके सारे जो प्रेडिक्शन उन्होंने दिए हैं उस पर। बिल्कुल जयश्री जी, दरअसल एग्जिट पोल पर रोक इसलिए लगी थी कि इस पर लोग कई बार खेल करते थे। हम सभी को शक के दायरे में नहीं लेते हैं, लेकिन जो बड़े घराने हैं
वहाँ पर भी इस तरह की शिकायतें लोगों ने दर्ज कराई। और इसके अलावा फिर चुनाव आयोग ने देखा कि एग्जिट पोल के नाते कई बार चुनाव प्रभावित होते हैं और इसमें कोई एजेंडा सेट भी होता है। तो इसीलिए आप देखिए कि मतदान के बाद एग्जिट पोल की बात होती है। चुनाव के चलते कभी इस पर पहले बात हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही ये सब चीज़ें संज्ञान में आती हैं तो फिर चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगाई। तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ियाँ होती, लेकिन इसके साइंटिफिक टूल्स भी हैं। लोग इसके पैरामीटर्स फिक्स करते हैं, उसके बाद चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, मतदान के दिन लोगों से बात करते हैं। लेकिन वो वैसे ही है कि आप एक हांडी का चावल देखकर बता सकते हैं कि ये चावल पका हुआ कि नहीं, लेकिन ये चावल का मामला है। लोकतंत्र के चावल बड़े लोहे के होते हैं, इसलिए कितने पके हैं कितने अध कच्चे हैं ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अनुमान जरूर हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि 2018 में जो छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल आया था उसमें बताया गया था कि टाइम्स नाउ जो एग्जिट पोल था CNX के साथ था, बीजेपी को 46 सीटें यानी बहुमत मिल रहा था और कांग्रेस को 35 सीटें थी। लेकिन 2018 में सबने देखा कि छत्तीसगढ़ में नतीजे क्या है, कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला और बीजेपी साफ हो गई। तो ये जो घटना है ये शक पैदा करती है। 2018 में जो राजस्थान का एग्जिट पोल था उसमें बीजेपी को 85 सीटें थी और कांग्रेस को 105, और आज तक का जो और एक्सेस का जो एग्जिट पोल था उसमें भाजपा को 63 थी और कांग्रेस को 130 सीटें थी। तो कई बार ये चीज़ें बताती है कि कुछ सटीक हो सकती है। जैसे हमने कहा कि तीर और तुक्का ये लग सकते हैं, लेकिन जो सट्टा बाजार होता है, फौलादी सट्टा या फलौदी सट्टा बाजार करके कोई सट्टा बाजार है, उसकी आजकल बड़ी चर्चा है कि वो बिल्कुल सटीक अनुमान या सच के आसपास उसका एक तरह से अनुमान निकलता है। तो हम उस सट्टे बाजार की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो एग्जिट पोल है इस पर जरूर बातचीत करते रहेंगे अभी दूसरे दौर की बातचीत में। राठी जी, आप इस पूरे मामले को किस ढंग से देखते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल अब चुनाव हो चुके हैं, सरकार बनने बिगड़ने का अब इसमें कोई रोल नहीं है, हर पार्टी का भाग्य EVM में बंद हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये कई दफ़े एग्जिट पोल को हमने औंधे मुंह गिरते देखा है, और लेकिन चर्चाओं की जहाँ तक बात है तो फिर ये थोड़ा सा चर्चा के 2 दिन और मिल गए हैं। 1 तारीख 2 तारीख को लोग बातचीत करेंगे एग्जिट पोल की, और टीवी चैनल्स वाले में हम जैसे लोग सब तमाम इसमें उलझे रहेंगे, जैसे आज इस पर डिबेट कर रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप इन चीज़ों को किस ढंग से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये एग्जिट पोल सेफोलॉजिस्ट जो पढ़ाई करते हैं उनका सब्जेक्ट है जी, और इसका अपना बहुत पुराना इतिहास है, कोई आज की चीज़ नहीं है जी। लेकिन जो वर्किंग का पैटर्न होता था, जैसे जब से हम मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से जब से समझ रहा हूँ, तो एक योगेंद्र यादव जी ने आम जनता में ज़्यादा शायद ये चीज़ समझाई थी, ऐसा मेरा अपना मानना है मेरी उम्र के हिसाब से। तो जब हम ये देखते हैं कि पहले ग्राउंड रियलिटी पे जाया जाता था, ग्राउंड पे क्वेश्चन किए जाते थे, उस आधार पे सारा इसमें मैथमेटिक्स और सोशल साइंस 2 सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इस बार का एग्जिट पोल दिख रहा है वो इतने सारे डिफरेंसेस के साथ अगर दिख रहा है तो फिर मैथ्स 2+2=4 ही हो सकता है, कहीं 3 हो रहा है, कहीं 5 हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्स और सोशल साइंस इस एग्जिट पोल को कहीं से भी मैच कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आसपास ही होंगे। जो भी सर्वे करता है कोई क्वेश्चनों में बहुत अंतर नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इनने भी एक शॉर्टकट तरीका अपनाया हो और AI और सोशल मीडिया के आधार पे ही एग्जिट पोल कईयों ने कर दिया हो, क्योंकि इतने ज़्यादा डिफरेंसेस 10-12 सीट 15 सीट का डिफरेंस हर एग्जिट पोल में अमूमन होता है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं बहुत ही वाइड डिफरेंसेस हैं। एक बहुत कॉमन फैक्टर दिख रहा है मुझे कि एक अन्य के खाते में बहुत सीटें जाती नहीं दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक फैक्टर बस एक कॉमन दिख रहा है। बाकी में हम देखें तो मुझे कहीं भी किसी भी एग्जिट पोल पे इस बार सब डिफंग ही लग रहा है, बहुत सटीक और बहुत जो पैटर्न अभी तक हम देखते आते हैं उस पैटर्न से भिन्न है। और ये एक अच्छा बहाना है, चर्चा का विषय है, 2 दिन बड़ा चर्चा का विषय बना रहेगा और बाकी 3 तारीख के दोपहर तक तो सब चीज़ें सामने हो ही जाएंगी। बिल्कुल। गौरव जी, इंडिया टुडे एक्सिस का जो सर्वे है वो बहुत चौंकाने वाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को वो 140 से 162 सीट दे रहा है, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी हम उसे कह सकते हैं कि 173 सीटें तो बीजेपी को तब मिली थी जब दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का कार्यकाल था 10 साल का, और उस समय सड़क, बिजली, पानी यानी BSP की प्रॉब्लम थी, बिजली और सड़क और पानी की, तब 173 सीटें थी। उसके बाद 145 करीब सीटें आई, 162। तो अब ये जो फिगर आ रहा है ये बहुत चौंकाने वाला, जब बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है,
इस बार बीजेपी का जो संगठन है वो पहले की तरह उतना मजबूती से नहीं खड़ा जैसा कभी होता था। सरकार भी चूंकि मंत्रियों पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो ये सब चीज़ें बताती है कि इस बार इलेक्शन बड़े टफ नज़र आ रहे थे। लेकिन ये जो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया बीजेपी का जो पोल है वो बता रहा है कि बीजेपी को 140 से 162 यानी बहुमत चाहिए 115 सीटों का, 116 सीटों का। यहाँ तो 140 से बीजेपी शुरू हो रही है और 162 पे वो ख़त्म कर रहे हैं और कांग्रेस को दे रहे हैं वो 68 से 90। तो ये एक बड़ा मामला है कि बीजेपी को भी 40 पॉइंट समथिंग 05% वोट ज्यादा मिला था और लगभग 20% वोट अन्य दलों में बटा था जी। इस बार कांग्रेस बीजेपी के वोट शेयर को जहां 47% इंडिया टुडे और एक्सिस बता रहा है और साथ में कांग्रेस को 42%, 2% वोट बढ़ा हुआ बता रहा है, वहीं 11% वोट अन्य लोगों को जाना बता रहा है। आप अगर इस झोल को देखेंगे तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट इलेक्शन में आप बसपा को और सपा को और निर्दलीयों को जो वोट शेयर हुआ था वो 11% के करीब हुआ था, तो वो उससे ज्यादा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार 11% जो बता रहे हैं वो, तो ये असमंजस की स्थिति सी बनती हुई नजर आ रही है कि एग्जैक्ट फिगर रहा क्या, क्योंकि अब की बार अगर आप और हम देखें तो कई सीटों पर बड़ा कड़ा मुकाबला रहा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतरे, बसपा के उतरे, आपके उतरे, तो वो कम से कम इतना कम वोट तो लेकर नहीं आएंगे और बीजेपी का भी वोट शेयर इतना नहीं बढ़ सकता और कांग्रेस का 2% बढ़ना बहुत आसान बात नहीं लग रही है। वोट बढ़ेगा, इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा और बीजेपी का भी इतना ज्यादा वोट नहीं बढ़ेगा। जो वोट है वो निर्दलीय और आप बसपा और सपा में बटेगा, उस वोट को भी ध्यान रखना चाहिए और वो कई सीटों के गणित को बिगाड़ेगा। अगर इस स्थिति में हम देखें तो भी जो सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो 131 सीट से ज्यादा किसी भी राजनीतिक दल को अगर क्लियर मेजोरिटी में भी आती है जी, तो 131 सीट से ज्यादा कहीं कोई जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कम से कम 7 से 12 कैंडिडेट निर्दलीय आने की संभावना है। अब वो बाद में क्या परिस्थिति बनेगी उसके आधार पर ही कह पाएंगे, लेकिन 3 तारीख को जो स्थिति आना उसका पूर्वानुमान एक मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। इसमें गौरव जी न्यूज़ 24 टुडे और चाणक्य का जो एक सर्वे है वो बताता है एग्जिट पोल की बीजेपी को 151 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 74 और अन्य को 5। इसी तरह से जन की बात का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि 100 से 123, थोड़ा लिहाज किया उन्होंने, 100 से 123 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 102 से 125 सीटें। इन्होंने थोड़ा सा डिफेंसिव खेला है और ये ऐसे चल रहा है कि कभी कुछ ऊंच नीच होती है तो वो माने बहुत ही आलोचना के शिकार नहीं होंगे। इसी तरह TV9 का जो पोल स्टार्ट है उसमें बता रहे हैं कि बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिलेगी, यानी वो बहुमत देता हुआ दिखा रहा है बीजेपी को, और कांग्रेस को बता रहे हैं कि 111 से 121। तो इनका थोड़ा सा जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है और अन्य को ये 6 दे रहे हैं। इसी तरह रिपब्लिक मैट्रिक्स भाजपा को दे रही है 118 से 130, यानी ये भी बीजेपी की सरकार आना बता रहे हैं मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस को सरकार के निकट यानी 97 से 107 107 सीटें दिखा देते हैं। और इंडिया टीवी CNX का जो सर्वे है वो भी बीजेपी को 140 से 159 सीटें, यानी 4 में से 3 एग्जिट पोल बीजेपी को एकदम बहुमत में बता रहे हैं और वो बहुमत थोड़ा बहुत नहीं है, 140 से 159 है, 151 सीटें दी जा रही है, 140 से 162 सीटें बीजेपी को दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो लोग काम कर रहे हैं वो उनका और हम सबका ये मानना है कि वोटर साइलेंट है और खामोश वोटर कई बार बहुत ही चमत्कार करता है, या तो अंडर करंट होगा तो वो दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि फिर इसमें जो महिलाओं को लाडली बहना वाला जो मामला है और किसानों को गेहूं और धान की जो खरीदी का है उसमें अगर प्लस हो गया, क्योंकि धान 3,100 रुपये प्रति कुंटल यानी 3100 रुपये प्रति कुंटल का भाव बीजेपी दे रही है और गेहूं के मामले में 500 रुपये का भाव, 500 रुपये ज़्यादा का भाव भाजपा दे रही है। तो बीजेपी धान का अगर हम करते हैं तो एक ट्रक अगर किसी किसान का निकलता है तो उसको 1.5 लाख का फ़ायदा है। तो किसान का वोट झुक सकता है भाजपा की तरफ। और लाडली बहनों के मामले में तो एक घर में अगर 3 महिला हैं तो 3,000 रुपये महीना उनको मिल रहा है। तो ये अगर फैक्टर काम करेगा तो हो सकता है कि अंडर करंट हो जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, कोई सुनामी चल रही है और 162 सीटें भाजपा को मिल जाए, लेकिन इसकी उम्मीद कम लगती है। अगर ऐसा होगा तो चौंकाने वाली बात आएगी। जयश्री जी, आपकी इसमें राय?
जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिर तो जो तमाम जो मीडिया है वो जब उसकी रिपोर्टिंग और उसकी जो अभी तक खबरें रही है चुनाव को लेकर, या हमने जो फील किया है फील्ड में भी, और जिस तरह से सरकार काम करती हुई दिखी हमें, एंटी इनकम्बेंसी को उसको खत्म करने के लिए जिस तरह से फोर्स लगाया बीजेपी ने, और जिस तरह से कैंपेनिंग किया बहुत ही मुस्तैदी के साथ, और जिस तरह से तमाम उनकी फौज उतरी मैदान में, और जितने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा मैदान में, उसने यही संकेत दिए कि भाजपा जो है वो बहुत मुश्किल हालात में थी, और उन हालातों से निपटने के लिए ये तमाम कवायदें रची गई। और इसके बावजूद भी अगर इतनी जबरदस्त अगर लहर थी, ये अंडर करंट रहा बीजेपी के पक्ष में, जैसा कि आज ये तमाम पोल ओपिनियंस बता रहे हैं, तो बड़ा चौंकाने वाला है। और जो मेनस्ट्रीम मीडिया रहा है जिसने महसूस किया एंटी इनकम्बेंसी को, उसके हाथ से ये सब चीजें मतलब मिस हुई है, या उसने उसकी नजरों से नहीं गुजर पाई ये तमाम चीजें, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मुझे एक चीज और लगती है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो ओपिनियन पोल का जो उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया है, उसमें बहुत ज्यादा एक ही चीज को टारगेट पे रखा गया है, और वो है औरतों का वोट। और उनका जो वोट शेयर जिस तरह से बढ़ा है अलग अलग जगह पर, अलग अलग रीजन में, मुझे लगता है उसको बहुत अहमियत दी गई है, और उस अहमियत के आधार पर ही इस तरह के पोल का जो एक उन्होंने अपने ओपिनियंस को रखा है, मुझे लगता है इसने ज्यादा प्रभावित किया है। बिल्कुल। पर भूलना नहीं चाहिए कि अगर पुरुष अपना वोट दे रहा है और जिस तरह से महिला अपना वोट दे रही है, तो एक नया सबक होगा कि क्या महिला और पुरुषों ने इस बार एक ही परिवार में रहकर भी अलग अलग अपने वोट का शेयर दिया है, या अपना वोट को अलग अलग रखा है। ये भी एक हमारे लिए स्टडी होगा आने वाले समय में, अगर ऐसा ही ओपिनियन पोल आता है या ऐसे ही निष्कर्ष आता है। अगर ऐसा है तो फिर हम ये मानेंगे कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, एक ही परिवार में दो तरह के मत हैं और वो अपने हिसाब से वोट डाल रहे हैं। अभी तक ये माना जाता है कि परिवार का मुखिया जो कहता है, बहनें और बेटियां उसी को वोट करती आई हैं, लेकिन अगर इस बार ये ट्रेंड टूटेगा तो भारतीय लोकतंत्र में एक नया रास्ता लोग देखेंगे। राठी जी, आपकी राय? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, और ये जो महिलाओं का जो वोट है, यही साइलेंट वोट है और यही अंडर करंट है। अब ये किस रुख जाएगा, उसी आधार पे अगर जाता है तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि बीजेपी भी 160-170 सीट पे चली जाए। तो महिलाओं का वोट और किसानों का वोट जो आपने कहा, और उसमें आदिवासी पुट, इसके बाद तो जिधर ये 3 जन जाएंगे उधर की सत्ता बन रही है। तो अभी तो हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जिट पोल है ये 2 दिन तक और चर्चा का विषय रहेगा। लोग इस पर जरूर टाइम पास करेंगे, जैसे ट्रेन में और पान की दुकानों पर लोग चर्चा करते हैं, हम भी उसी पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमारा साफ तौर पर मानना है कि अगर ये जो एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश में भारी बहुमत, तो फिर ये माना जाएगा कि लाडली बहना की जो योजना थी भाजपा की, शिवराज सिंह चौहान की, उसने असर दिखाया और बहनों ने अपने भाई या बेटियों ने अपने मामा को वोट दिया है। और एक तरह से ये मध्य प्रदेश में नया ट्रेंड सेट करेगा। कह सकते हैं कि इस बार महिला शक्ति पर अगर बीजेपी ने दाव खेला है तो लगता है कि लोकसभा के चुनाव में भी ये जो वोट है रंग दिखाएगा और बीजेपी को या बाकी पार्टियों को समर्थन देगा, बहुमत देगा, पटकनी लगाएगा। ये सब चीज़ें हम लगता है कि 3 तारीख को जरूर चर्चा का विषय बनेगी। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, आपका साधुवाद। राठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो हम कह सकते हैं कि एग्जिट पोल कितने सटीक, 3 तारीख को इन एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी। अगर ये सच है तो वाहवाही होगी, और नहीं तो लोग कहेंगे कि एग्जिट पोल औंधे में गिर पड़े या ये भी किसी एजेंडे पे काम कर रहे थे। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।